लेक्चर नंबर 28 अध्याय 3 धारा विद्युत। तो मीटर ब्रिज जो बता रही थी, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। ये उपकरण का वर्णन है। इसमें मैग्नेट या कॉन्स्टेंट का बना हुआ समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक है, ये मैग्नेट और कॉन्स्टेंट। मैग्नेट और कांस्टेंट का क्यों बनाया, तो मैं लास्ट लेक्चर में बताई थी इस तार को क्यों यूज़ करते हैं। ये 1 मीटर लंबा होता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये भी मैं बता चुकी हूँ। जो कि पीतल की 2 मोटी छड़ों AM तथा CY के बीच लकड़ी के एक तख्ते पर कसा होता है। ये एक लकड़ी का तख्ता है ये, और इस प्रकार ये है AM और ये CY। ठीक है, इनके ये दोनों जो है पीतल के बने होते हैं, और इन दोनों L शेप में पट्टी के बीच में ये तार जो है, ये वाला तार इसके ऊपर लगा होता है। जस्ट इस तार के नीचे ये मीटर स्केल होता है तार की रीडिंग पढ़ने के लिए। तार की लंबाई को जहाँ तक हम लोग संतुलन की अवस्था प्राप्त करेंगे उसकी रीडिंग पढ़ने के लिए कि कितने सेंटीमीटर पे आया। ये बिल्कुल ये तार जस्ट इसके ऊपर में होता है। ठीक है, फिगर में ऐसा नहीं, जब आप देखेंगे इसको लैब में जा कर के तो ये तार जस्ट इसके ऊपर में लगा होता है। 1 मीटर के कारण इसको मीटर सेतु कहते हैं। तार के समांतर तख्ते पर 1 मीटर पैमाना भी लगा होता है। AM और CY के बीच ये पैमाना इस प्रकार, ये पैमाना, ठीक है, पैमाना मीन्स स्केल लगा होता है। तार के समांतर तख्ते पर 1 मीटर पैमाना भी लगा होता है। AM तथा CY के बीच एक पीतल की मोटी और लंबी पतली NX भी होती है। ये AY, ये AM और ये CY, इसके बीच में MX, ये एक और NX, एक और पीतल की मोटी एवं लंबी पत्ती लगी होती है, जिसके दोनों सिरे और मध्य बिंदु D पर संयोजक पेच लगाता है। मतलब इसके यहाँ पर भी एक पेच होता है, यहाँ पर भी एक पेच होता है, यहाँ पर भी एक पेच होता है। बिंदु A, M, C और Y पर संयोजक पेच लगे होते हैं। यहाँ पर देखो, A पर, M पर, N पर, D पर, X पर, Y पर और C पर संयोजक पेच लगा, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, परिपथ बनाते हैं। ठीक है, तो X और Y के बीच में हम अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को लगाते हैं, जिसका कि हमको प्रतिरोध निकालना होता है। और M और N के बीच में ज्ञात प्रतिरोध किसकी सहायता से, रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से लगाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तब क्या करते हैं कि सर्वप्रथम जब हम स्टार्ट करते हैं तो 2 खाली जगह, यहाँ पे जो बोला 3 पत्तियों के मध्य में 2 खाली स्थान MN और XY होते हैं। MN और XY ये खाली स्थान होता है। ये पूरा पीतल का हो गया, ये बीच का पूरा पीतल का हो गया, और ये पूरा पीतल का होता है। ठीक है, और ये पैमाना लगा, उसके ऊपर ये तार लगा होता है। ये पूरा एपरेटस जो है एक लकड़ी के पट्टे में फिक्स रहता है, पूरा एपरेटस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, D पर गैलोरीमीटर को जोड़ करके उसके साथ जॉकी लगाते हैं। जॉकी क्या होता है, तार पर हम जॉकी को अलग अलग बिंदु पर रख सकते हैं और संतुलन की अवस्था प्राप्त करते हैं। संतुलन की अवस्था मतलब तार में ऐसा एक बिंदु प्राप्त करते हैं जहाँ पर G का मान जो है, G से बहने वाली धारा 0 हो जाए, G में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे चीज़ को और A बिंदु को और C बिंदु के बीच में हम सेल को जोड़ते हैं, साथ में एक की को जोड़ते हैं। जब प्रैक्टिकल करना होता है तो ये की लगा देते हैं, जब नहीं करना होता तो की को निकाल देते हैं। यदि ऐसा ना करेंगे तो ये तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिससे उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हमको ध्यान में रखना है। और पहले ही बता चुकी हूँ मैं, M और N के बीच में ज्ञात प्रतिरोध और X और Y के बीच में अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। D पॉइंट से गैलोरीमीटर से जॉकी जुड़ा रहता है, जॉकी। ठीक है, ये इस प्रकार से JOCKY जॉकी लगा होता है। जॉकी क्या है, तार में चलता है, यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एक पेन जैसे ही समझ लो, जैसे मेरा पेन जहाँ पॉइंट पर रखते हैं वैसे जॉकी को यहाँ पर रखा जाता है। और सेल का धन बिंदु जो है A से जुड़ा होता है और सेल का ऋण बिंदु C से होकर जुड़ा होता है। इस प्रकार धन और ऋण का चिन्ह भी हम यहाँ पे जोड़ते समय ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको हम बिल्कुल जैसा सर्किट दिख रहा है ऐसे ही सर्किट हम बनाते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कुंजी K को लगा देते हैं। K को लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस निकाल करके ऐसा एक स्थिति प्राप्त करते हैं, जॉकी को चला करके एक बार यहाँ पर जैसे यहाँ रखा तो यहाँ पर विक्षेप लेफ़्ट साइड में दिखाया, फिर यहाँ रख के देखा विक्षेप जो है राइट साइड में दिखाया, फिर हमने और पास ले गए, फिर भी लेफ़्ट आ रहा है, यहाँ पर फिर कहीं पर राइट आ रहा है। तो इन दोनों बिंदु के बीच में एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जहाँ पर कि विक्षेप जो है वो 0 होगा। ये हिल रहा है ना, तो पहले
हम क्या करें, लेफ्ट 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 गया, अचानक एक पॉइंट आपको मिलेगा राइट 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 ऐसा जाता है। तो ये लेफ्ट और राइट के बीच में कहीं पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आरबी बॉक्स से एक ऐसा सूटेबल रेजिस्टेंस आपको निकालना है जिससे शून्य विक्षेप की स्थिति तार के बीचों बीच हमको प्राप्त हो। ठीक है, तो जॉकी को यहाँ पर रखना वह है, जॉकी को घींचते हुए नहीं ले जाना है। ठीक है, तो क्या किया हमने, आरबी बॉक्स से सर्वप्रथम सबसे पहले की को लगाया जिससे सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई परिपथ में। अब आरबी बॉक्स से एक सूटेबल रेजिस्टेंस हमने निकाल करके हम शून्य विक्षेप की स्थिति तार में एक एक बिंदु पर रख के देखते हैं। यहाँ पर है शून्य विक्षेप। तो कैसे शून्य विक्षेप, कुछ दूरी तक लेफ्ट जाएगा। कौन लेफ्ट जाएगा, गैलोरीमीटर का जो संकेतक है। और उसके बाद अचानक एक बिंदु ऐसा प्राप्त होगा जहाँ पर संकेतक राइट की ओर घूम रहा है। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट की ओर घूमेगा, एक बार राइट की ओर घूमेगा। मान लो कि जैसे 40 और 60 के बीच में, 40 में लेफ्ट गया और 60 में राइट गया। तो 40 और 60 के बीच में हमको एक एक बिंदु पर ध्यान से जॉकी को रखते हुए देखना है कि यहीं पर कहीं पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। वही वो बिंदु कौन सा बिंदु होगा, हमारा बी बिंदु होगा। ए से बी तक की दूरी हम इस मीटर स्केल की सहायता से नोट कर लेंगे और बी से सी तक की दूरी 100 माइनस, जैसे माना कि 45 पर आपको जी में विक्षेप शून्य मिलता है तो 45 क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और 100 माइनस एल तो 100 माइनस 45। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। आर आपने स्वयं निकाला, आप जानते हैं कितना ओम आपने निकाला। और उसके बाद आप इस सूत्र में आर 100 माइनस एल अपॉन एल रख करके एस को आप निकाल सकते हैं। और ये जो तार है, इस तार की लंबाई निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे, और इस तार का हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस लंबाई निकाल लेंगे और आर निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, रो निकालते समय, ये कल लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो तार आपको अज्ञात प्रतिरोध दिया उसकी कुल लंबाई निकाल लेंगे और इस तार का क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे स्क्रू गेज की सहायता से। ठीक है, और इसका प्रतिरोध का मान आपने यहाँ निकाल लिया, एस आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल सूत्र से आपने निकाल लिया। तो आपको एस भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, आर मिल गया मतलब ए मिल जाएगा और एल मिल जाएगा। तो आप इस तार का, ये तार जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी मिल जाएगा। ठीक है, ये है प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में एक चीज़ और करते हैं कि हम जैसे आरबी बॉक्स को लेफ़्ट वाले गैप में रखें और एस को राइट वाले गैप में रखें। ठीक है, हमारे देखो यहाँ पर आरबी बॉक्स लेफ़्ट वाले गैप में जुड़ा हुआ है, एम और एन के बीच में, और अज्ञात प्रतिरोध जो है एक्स और वाई के बीच में जुड़ा है, और हमने क्या निकाला, एस निकाला। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एस को इस तरफ जोड़ेंगे एम और एन के बीच में, और आरबी बॉक्स को एक्स और वाई के बीच में, मतलब इन दोनों का पोजीशन बदल देंगे। फिर से हम वापस क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, और इनका दोनों का जो मध्यमान होगा वही क्या होगा, आंसर होगा आपका क्या, अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा। हम दोनों ही केस, मतलब एक बार आरबी बॉक्स को लेफ्ट में रख कर एक प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद आरबी बॉक्स को राइट में रख कर प्रैक्टिकल करेंगे। दो आपको मान मिलेगा प्रतिरोध का, और दोनों का जो मध्यमान होगा वही आपका मेन प्रतिरोध हो जाएगा, या वही आपका प्रतिरोध का, दोनों का हम पलट करके लेंगे। अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्यों इसको पलट करके उस प्रैक्टिकल को वापस दोबारा किया करके हम उसका मध्यमान निकाल के ही एस प्राप्त करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का करेक्ट वैल्यू प्राप्त करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। इसके बाद प्रेक्षण सारणी आप बनाएंगे, ज्ञात प्रतिरोध आर, सिरे ए से संतुलन की बिंदु मतलब एल, 100 माइनस एल, और फॉर्मूला एस इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल ओम करके। ठीक है, इसके बाद देखिए सावधानी में क्या है, जितने संयोजी पेच है, जहाँ जहाँ पर हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं वो अच्छे से कसे हुए होना चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स का सभी प्लग जो है अच्छे से कसा होना चाहिए, ढीला रहने से नहीं चलेगा वो, और यदि ढीला रहेगा तो वो प्रतिरोध भी आपका परिपथ में आ जाएगा। प्रतिरोध बॉक्स में खोलने से आ जाता है, ठीक है, आ जाता है मतलब रेजिस्टेंस जो है परिपथ में आ जाता है, इसलिए प्रतिरोध बॉक्स में भी सभी प्लग जो है अच्छे से कसा होना चाहिए। जो कसा नहीं रहेगा, मान लो कि आपने 2 ओम का निकाला है और 4 ओम वाला ढीला है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रैक्टिकल में 2 और 4 6 ओम जो है परिपथ में लगा हुआ है, जबकि आप कैलकुलेशन में क्या करें लेके करेंगे 2 ओम का, तो आपका प्रैक्टिकल का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ओम वाला भी अच्छा कसा होना चाहिए, केवल 2 ओम खुला है, ऐसा ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए सारे प्लग्स जो है अच्छे से कसे होने चाहिए। उसके बाद क्या है,
विद्युत धारा प्रवाहित करते समय ही केवल आप कुंजी को दबाइए, अदरवाइज़ कुंजी को आप खोल के रख दीजिए, नहीं तो तार गर्म हो जाएगा जिससे कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकल में त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। मैंने पहले भी बोला था इसी बात को कि प्रैक्टिकल करते समय केवल कुंजी लगाइए, बाकी समय आप उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। किसकी सहायता से? कुंजी की सहायता से। जॉकी को रगड़ना नहीं चाहिए, जॉकी को केवल क्या है ऊपर रख रख के देखना चाहिए। यदि आप फिर बार बार उसको रगड़ते हैं तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए जो है वो बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसे प्रतिरोध निकालें जिसके से कि संतुलन बिंदु जो है बिल्कुल तारों के बीचों बीच प्राप्त हो। ये पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, सेतु जो है सबसे ज़्यादा सुग्राही माना जाता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस समय ज़्यादा सुग्राही, या आपका मीटर ब्रिज जो है सबसे ज़्यादा सुग्राहीता होता है, सेंसिटिव होता है इस समय। तो बीचों बीच निकालने के लिए हम एक ऐसा निकाल के देखें हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कि हमको 0 से 100 के बीच में करीब 40-50 के बीच में हमको क्या मिले, संतुलन की बिंदु प्राप्त हो, मतलब IG का मान जो है वो 0 हो। धारा मापी में सुरक्षा के लिए शंट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये शंट क्या है इसको और आगे के चैप्टर में बताएंगे। ये धारा मापी में आग न लग जाए, किसी प्रकार का क्षति न हो जाए, उसके लिए एक शंट का प्रयोग करना चाहिए। और संतुलन बिंदु के निकट जो है शंट जो है वो निकाल लेना चाहिए। फिर है संयोजित तार के सिरे और पेच जो है वो साफ़ करके लगाना चाहिए। इसके बाद देखिए मीटर सेतु की त्रुटियां एवं उसका निवारण। हमने जो पीतल की पट्टियां बोला, हमने क्या लिया, हमारे प्रतिरोध जो है उनका नगण्य ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जो पीतल की पट्टी है, AM है, CY है, बीच का जो है NX है, ये सब हमने पीतल का लिया। उनका भी कुछ प्रतिरोध होता है, परंतु हमने अपने कैलकुलेशन में क्या बताया कि वो नगण्य मान लिया हमने, जबकि ये नगण्य नहीं होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध निकालते समय पट्टियों के प्रतिरोध की भी गणना में लिया जाना चाहिए। ठीक है, पट्टी जो है इनका भी गणना होना चाहिए, मतलब हमारे सूत्र में इनका भी मान होना चाहिए। अदरवाइज़ इसके यदि हम नहीं लेते हैं तो जो त्रुटि होती है हमारे रीडिंग में, वो कहलाती है अन्यत्य त्रुटि या एंड एरर कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उनके प्रतिरोध के कारण हमारे कैलकुलेशन में कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थिति को आपस में बदल कर पाठ्यांकों लेते हैं। और इस प्रकार S का हमको 2 मान मिलता है, दोनों पाठ्यांकों का मध्य मान लेकर हम एक S की गणना करते हैं। मान लें कि S का हमको 2 मान मिला, S1 और S2 मिला, तो आप क्या कीजिए, S1 और S2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दी, ये हमारा क्या होगा, S होगा। ठीक है, ये बात है। तो अंत्य संशोधन, एंड करेक्शन ना हो, अंत्य संशोधन कर इसको हम बोलते हैं अंत्य संशोधन, एंड करेक्शन। ठीक है, एंड करेक्शन मतलब आप फाइनल S निकालने के लिए 2 S1 और S2 निकालिए, उनका मध्य मान निकालिए। फिर यदि सेतु के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान ना हो तो अज्ञात प्रतिरोध का मान भी शुद्ध नहीं होता है। और इस त्रुटि के निवारण के लिए संतुलन बिंदु को तार के मध्य में लाने का प्रयास करें। ठीक है, मध्य में क्यों लाया जाता है कि बीच का तार जो है, तार के बीचों बीच में हम मानते हैं कि ए जो है वो एक समान है, कहीं ये तार पतला है कहीं मोटा है, ऐसा नहीं, हम इसलिए बीचों बीच में रीडिंग लाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार और देख लीजिए यहाँ पर। तो एंड एरर के लिए मैं कौन सा बोल रही थी, ये जो पट्टियाँ हैं, ये पट्टी इनका प्रतिरोध नगण्य नहीं होता, पर हमारे कैलकुलेशन में हम इसको नगण्य मान लेते हैं। ऐसा यदि मानते हैं तो एंड एरर आ जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि इन पट्टियों के प्रतिरोध को भी हम अपने गणना में शामिल करते हैं, और अपनी त्रुटि ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंड करेक्शन करते हैं। करेक्शन कैसे करते हैं, पहले हम RB बॉक्स को लेफ्ट में रखकर पूरे प्रैक्टिकल से हम क्या निकालते हैं, S1, फिर RB बॉक्स को हम क्या करते हैं, राइट में ले जाकर फिर S2 निकालते हैं, और फिर हम दोनों का क्या करते हैं, मध्यमान निकाल के S प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम एंड करेक्शन करने के लिए हम RB बॉक्स की स्थिति को बदल देते हैं। ये वाइवा का क्वेश्चन होता है, आपको ये अच्छे से समझना है। ठीक है, और उसके बाद तार के मध्य बिंदु पर, क्यों, ये जो तार होता है कहीं मोटा कहीं पतला, ऐसा हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, हम बीचों बीच तार के बीच की स्थिति को लेते हैं, ना इधर लेते हैं ना इधर लेते हैं, और बीचों बीच ही हम प्राप्त करते हैं। ऐसा कोशिश करते हैं कि तार का जो B का जो रीडिंग है वो तार के बीचों बीच में आए, मतलब संतुलन की अवस्था यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध 0 आए। और उसकी व्यवस्था हम कैसे करते हैं, इस RB बॉक्स से एक ऐसा सूटेबल प्रतिरोध निकालते हैं जिससे कि शून्य विक्षेप कहाँ प्राप्त हो, तार के बीचों बीच में प्राप्त हो। हम आगे और किनारे नहीं लेते हैं, ताकि हम यदि यहाँ पर A का मान या तार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक कहीं कम, या कहीं तार मोटा कहीं पतला
हो सकता है, इसलिए हम बीचों बीच लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम ए में कोई खास चेंजेस ना हो, ए में कोई परिवर्तन ना हो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो दो त्रुटियों का इसमें निवारण इस प्रकार से किया जाता है। एक तो आरबी बॉक्स को एक बार लेफ्ट में लेकर प्रैक्टिकल से S1 निकालो, फिर आरबी बॉक्स को राइट में फिट करके राइट वाले गैप में फिक्स करके फिर से सेम प्रोसेस के द्वारा S2 निकालो और दोनों का मध्यमान निकाल करके फाइनल S निकालो। एक त्रुटि अंत्य त्रुटि या जिसको हम एंड करेक्शन बोलते हैं, और दूसरा ए का मान जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, तो इसके निवारण के लिए हम एक सूटेबल आरबी बॉक्स से एक ऐसा प्रतिरोध निकालते हैं जिससे कि संतुलन की स्थिति तार के बीचों बीच में प्राप्त हो। तो ये दो त्रुटि का निवारण इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद का टॉपिक है विद्युत वाहक बल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताने के लिए पहले हम तो ये डेफिनेशन बता दें कि एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल सेल बैटरी इस समय यूज़ होता है, ऐसा वर्ड जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है। तो एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। शॉर्ट में इसको ईएमएफ लिखते हैं, या इसको और भी बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य बोलेंगे या ऊर्जा बोलेंगे दोनों ही समान है, ठीक है, एक ही मतलब है इसका। तो एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के एक्चुअल क्या होता है, जब हम सेल लगाते हैं तो सेल के ऊपर जितना यह पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोड होता है और एक क्या होता है एनोड और एक कैथोड, ऐसा पॉजिटिव, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य होते हैं। बाह्य परिपथ में सेल से बाहर जो विद्युत धारा बहती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है, धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, परंतु सेल के अंदर क्या होता है ऋण से धन की ओर बहती है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जब किसी सेल को बाह्य परिपथ से हम जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जो है सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, धन से ऋण की ओर, बाह्य तरफ सेल के बाहर। परंतु सेल के अंदर क्या होता है कि विद्युत धारा जो है ऋण से धन की ओर प्रवाहित होता है विद्युत धारा, ठीक है। और इस धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा व्यय करते हैं। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये जो विद्युत अपघट है इनके बीच में क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि सेल को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और इस प्रकार इस सेल की बस संबंधित बातें हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर जो एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने में जितना कार्य करना पड़ा, कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा मिला, कहाँ से मिला, इस सेल के अंदर उपस्थित जो लिक्विड्स हम लेते हैं उनके बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे हमको मिला। मतलब क्या हुआ, सेल में एक प्रोसेस क्या है, रासायनिक ऊर्जा जो है कि इसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और माना कि Q आवेश को घुमाने के लिए पूरे परिपथ में W कार्य करना पड़ता है, तो एकांक आवेश को घुमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, W/Q, और इसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इसको E से स्मॉल ई से दर्शाते हैं, E = W/Q, और इसकी इकाई जो है वोल्ट ही होती है। तो 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलाम। मतलब यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को चलाने में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब सेल को किसी परिपथ के साथ नहीं जोड़ते हैं, सेल से हम धारा नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रोड के मध्य अधिकतम विभवांतर, उनके इलेक्ट्रोड के मध्य, इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड के मध्य अधिकतम जो विभवांतर है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब आप क्या कीजिए, इस सेल को पहले लाइए, आप किसी परिपथ में मत जोड़िए, आप इसके धन को और इसके ऋण को आप किसके साथ कनेक्ट कीजिए, एक विभव मापी ले लीजिए, ठीक, वोल्टमीटर ले लीजिए। तो ये वोल्टमीटर, ये पॉजिटिव जो है वोल्टमीटर के धन से और ये निगेटिव जो वोल्टमीटर के ऋण से जोड़ दीजिए। जितना रीडिंग आएगा वो क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाए। ये सेल कैसा खुले परिपथ में कहलाए, मतलब हमने सेल से कोई धारा नहीं ली, उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना विभवांतर आया वोल्टमीटर से कैलकुलेट किया हमने,
वही वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर का वो रीडिंग क्या कहलाएगा, सेल का वोल्ट मीटर की वो रीडिंग क्या कहलाएगी, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजीली आप अच्छे से समझ ली कि सेल को आपको सर्किट में नहीं लगाना है, लगाने के पहले ही उसके धन को और ऋण को वोल्ट मीटर के धन और ऋण से जोड़ दीजिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग पढ़िए, जितना उसका वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। तो खुले परिपथ में जब सेल होता है तो उनके इलेक्ट्रोड के मध्य जो अधिकतम विभवांतर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। इसके बाद आते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। अब टर्मिनल वोल्टेज में क्या है, सेल्स को हम बंद परिपथ में, मतलब हमने परिपथ में उसको जोड़ दिया है, ठीक है, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है तब क्या होता है, बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय हुई ऊर्जा को, ठीक है, बाह्य परिपथ मतलब सेल की अंदर की बात नहीं हो रही है, सेल के बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में या व्यय हुई ऊर्जा को हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, इसे V से दर्शाते हैं। ठीक है, तो V किसके, E जो है, E किसके बराबर होता है, देखो, टर्मिनल वोल्टेज प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध के कारण व्यय हुई ऊर्जा, दो चीज़ें इसमें होती है। तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा लगती है वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो ईएमएफ जो हुआ खुले परिपथ में, ईएमएफ जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, हमने बताया कि खुले परिपथ में इसका मान जो है वो मैक्सिमम होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, मैक्सिमम वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो ये विद्युत वाहक बल ई किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण व्यय हुई ऊर्जा। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, इसका मतलब क्या, विद्युत वाहक बल बड़ा होगा किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। टर्मिनल वोल्टेज में सेल के आंतरिक प्रतिरोध को और ऐड करने से हमको क्या मिलता है, ई मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद एक प्रश्न आता है, सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। हम दो चीज़ एक साथ बोल रहे हैं, विभवांतर, विद्युत वाहक बल भी एक विभवांतर है और वी तो आप जानते ही हो विभवांतर है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, इसको हम बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है, इस आंसर को आप लिख करके मेरे को आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप में। यहाँ पर देखिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर जबकि सेल खुले परिपथ में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि सेल खुले परिपथ, मैंने अभी समझाया। और यह किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर, कोई भी दो पॉइंट लीजिए, उनके बीच में जो विभव में अंतर है वो कहलाता है विभवांतर। इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोत मतलब जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, जैसे जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनामो इत्यादि के लिए किया जाता है। ईएमएफ जो है सेल का, बैटरी का, जनरेटर का, डायनामो का होता है, परंतु विभवांतर किस का होता है, विभवांतर शब्द का उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए किया जाता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के लिए विभवांतर वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। विद्युत परिपथ हटा लीजिए, बाह्य परिपथ को हटा दो, फिर भी सेल का ईएमएफ रहेगा। मैंने बताया वोल्टेज निकाल सकते हैं आप वोल्ट मीटर की सहायता से। विद्युत परिपथ के भंग होने पर इसका अस्तित्व जो वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद आते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। परिपथ जो आपने जिस बाह्य परिपथ में लगाया उसका क्या प्रतिरोध है, उस पर सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है, परंतु परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, ये उसके बाद लिखिए, नेक्स्ट है कि यह विभवांतर से बड़ा होता है। ये बता चुकी मैंने भी, यह विभवांतर से हमेशा छोटा होता है। इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसके कारण सेल है, बैटरी सोर्स है ये, तो इसके कारण धारा प्रवाहित होती है, और किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप धारा प्रवाहित होती है तभी विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं लिखा है, यहाँ पे करता है आपको। ठीक है, करता है, करेक्शन कर लेंगे इसको आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आईएमपी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो आज तक का लेक्चर यहीं तक समाप्त करती हूँ। थैंक यू।